ठीक तो है बोला 105 से 110 नेट अमाउंट। 115 नहीं वो वाला तो ठीक है, वो वाला हमने प्रॉफिट मार्जिन में क्या है, कुछ डालना नहीं है। वो क्या बता रहे हो, नेट अमाउंट में जो वैल्यू है वही आ जाएगा ना। हाँ जो नेट अमाउंट में वैल्यू आ रहा वही प्रॉफिट एक मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो नेट अमाउंट में क्या आ रहा है, क्या है नेट अमाउंट मतलब? नेट अमाउंट मतलब ये पूरा ऊपर से नीचे तक जोड़ के इतना प्राइसिंग प्लस जितना चार्जेस है सब जोड़ के इतना आ रहा है, इसमें से माइनस करने से नेट अमाउंट आ रहा है। तो नेट अमाउंट तो ऊपर में 4,03,299 आ रहा है, वो क्या है? वो है ये 4,03,299 क्या चीज? 4,03,299 4,64,000 फाइनल अमाउंट से जीएसटी माइनस करके उतना आ रहा है, फिर भी तो ज़्यादा आ रहा है, फिर भी तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। प्राइस संख्या ऊपर में चार्जेस 20 से लेके 100, 20 से लेके 100, ठीक है, 10 से लेके 100, 10 से लेके 100 में 10% का डिस्काउंट लगेगा। उसके बाद आएगा टोटल 105 से 110, 105 से 110, सही हो रहा है। अगर हम 10 से 100 तो नहीं होगा टोटल चार्जेस? नहीं, चार्जेस कैसे 10 से होगा, चार्ज तो यहाँ से हो रहा है 20 से 100 चार्जेस हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट भी आ रहा है 10 से लेके 100, मतलब 10 से लेके 100 डिस्काउंट लगेगा। 10 से लेके 100 में पूरा डिस्काउंट लगेगा। उसके बाद नेट अमाउंट आएगा, टोटल चार्जेस प्लस डिस्काउंट नेट अमाउंट, उसके बाद जीएसटी आएगा। तब तो ठीक है। डिस्काउंट 10 से लेके 100 शायद नहीं होगा मन, डिस्काउंट से हटा कर समझ में 4 लाख डिस्काउंट से हटा देना, 10 से 100 हटा दे। 105 से 105 का रखते हैं।
इसको किसको करने से ऐसा आ रहा है? चार्जेस और अमाउंट का ऊपर पे डिस्काउंट लगेगा ना, चार्जेस और अमाउंट पे, हम्म, तो या कि उसके बाद जो टोटल आएगा वो वाला। yes, 705 475.82 75.82 ये तो कहीं पर है ही नहीं। तो 20/08 पे करना पड़ेगा। हाँ तो वही लग रहा है। 20/08 पे उसका ना फॉर्म 2 से ना उसी के लिए इशू आ रहा है, नहीं तो और कुछ नहीं। लेकिन इसका तो फ्रॉम टू तो सही ही है, पर डिस्काउंट को हटा देते हैं। अगर डिस्काउंट को यहाँ से हटा के टोटल नेट अमाउंट के नीचे पे रखेगा ना तो शायद आ जाएगा मन टोटल। डिस्काउंट को पहले हटा के एक बार करके देखते हैं। हाँ, नेट अमाउंट के नीचे हटा पर भी देते डिस्काउंट कर, फिर जाके ग्रैंड टोटल कर, वो पकड़ लेगा फिर। ये मेरे को लगता है ना जीएसटी वगैरह कैसे पकड़ेगा? नेट अमाउंट के जीएसटी बीच फिर में। तो ये करेगा ना, टोटल चार्जेस के नीचे ही होना चाहिए। ठीक है ना, अभी एक बार करके देखते हाँ, हैं। अगर नेट अमाउंट मैच किया तो ठीक है। अभी ये नेट अमाउंट मैच कर लेगा। डिस्काउंट तेरा टोटल चार्जेस के ऊपर निकल रहा था। नहीं, पहले तो प्राइस से डबल लेकर चार्जेस पूरा था उसके ऊपर निकल रहा था। अभी वो फिर हम चेंज किया तो चार्जेस पे निकल रहा है। परसेंट सब मिल लग रहा है, सब खाता है। नीचे स्क्रॉल कर, 5 लाख फाइनल अमाउंट 5,16,000, उतना अमाउंट तो आ ही रहा है नेट अमाउंट का। तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 4,70,40,110 10,000 का डिफरेंस है। नहीं, 10,000 का डिफरेंस है। तो जीएसटी लेके तो 10,000 का डिफरेंस, ये चीज़ सही कैलकुलेट हो रहा है। इधर 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब नेट अमाउंट से ऊपर भी कहीं का कुछ है जो गड़बड़ है। टोटल चार्जेस हो जाएगा 20 से लेके 100। सही तो है, 20 से लेके 20 से लेके 100 सही है। सही है। ये 105 है, 105 से अबे 105 से 110 कहाँ होगा, वो नेट अमाउंट जोड़ कहाँ रहा है। वहाँ पर 10 से 105 नहीं होगा नेट अमाउंट में। 10 से 100 नेट अमाउंट में, 10 से 100 अभी आ जाएगा।
ओशन फ्लाइट अभी भी 10,000 का ठीक है। है 4 लाख कर दो सही तो आ रहा है नेट चार्ज देख 4,48 ऊपर 4,48 110 हाँ 4 लाख तो यहाँ पर अबे जीएसटी डिस्काउंट अगर ऐड कर देते हैं डिस्काउंट तो यहाँ पर 117 पे होगा मैंने हाँ ये 105 के डिस्काउंट 110 नीचे होगा तो 6 पे कर देते हैं 110 ही कर हम्म देते हैं। अबे 110 तो बीच में घुस जाएगा वो। हाँ बीच में तो घुसाना है। नहीं तो घुसाना है टोटल चार्जेस के बाद ही तो घुसाना है उसको। हाँ तो एक है 110 ही तो होगा। ZD10 डिस्काउंट किसका ऊपर कैलकुलेट करें टोटल चार्जेस के ऊपर छोड़ेंगे 105 से 105 टोटल चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट लगेगा। प्राइस के ऊपर नहीं लगेगा प्राइस के ऊपर बोलेगा तो लगा देंगे प्राइस के ऊपर ही आपके। नहीं डिस्काउंट तो टोटल अमाउंट प्राइस वगैरह जितना भी चार्ज वगैरह का ऊपर है पे तो लगता है ना डिस्काउंट सबका अलग अलग रहता है। ठीक है प्राइस ठीक है भेजेंगे करके देखो फिर 10 से लेके 100 तक डिस्काउंट रहेगा। नेट अमाउंट रहेगा 110 से 110 110 से 110 कैसे होगा। कितना 105 से लेके 110 हाँ 105 से लेके 110 होगा। चार लाख 3,000 इसमें जो 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना प्राइस से लेके तो नहीं प्राइस को लेके ही आ रहा है। वही तो बोल रहा प्राइस वहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं कर रहे टोटल चार्जेस के नीचे नेट अमाउंट के नीचे डिस्काउंट नेट अमाउंट का नीचे अगर हम डिस्काउंट देंगे क्योंकि हम लोग जो फ्लाइट चार्जेस अलग किया था ना वो उसी को बेसिस पे था ना नहीं अगर नेट अमाउंट का नीचे डिस्काउंट देंगे तो पूरा ये पे ही डिस्काउंट जाएगा। ठीक है देखते हैं फिर भी अच्छा 17 105
फिर जाके उसका बीच में एक तो और है ना, तो वो टोटल ऐड करना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो नेट अमाउंट जो है तो फिर फालतू में जा रहा है। हाँ ठीक है, नेट अमाउंट तेरा हाँ 10 से प्राइस को लेके लेके पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं नेट अमाउंट 10 से लेके 110 हो जाएगा ना। हाँ वो तो ठीक है, वो तो 100 हो जाए, 110 तो है नहीं। 105 हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 115 पे लगेगा डिस्काउंट। नहीं वो नेट अमाउंट भी 10 से लेके 100 ही होगा। हाँ 10 से लेकर 100 ही होगा। इसके बाद एक और ऐड होगा। वही तो बोल रहा, टोटल और एक तो ऐड होगा। टोटल चार्जेस नेट अमाउंट फाइनल अमाउंट जब बना हुआ है, ये लिख दो ना, टोटल अमाउंट पेड। नहीं रुके रुके, ये तो सही आ रहा है, 9% लगाते 4 हैं, लाख 3,000। 9% लगाते हैं, सही तो आ रहा है। हाँ 4,83,000 सही फाइनल है। अमाउंट। और नीचे में ये वीपीआरएस कॉस्ट क्या है? वीपीआरएस आपका प्रॉफिट मार्जिन निकालने का लिया है, अब सही आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। जी सर। पता चल गया क्या हुआ था? फ्रॉम 2 में ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था सर, और डिस्काउंट बीच में आ जा रहा था, इसी के लिए डिस्काउंट को नीचे कर दिया, तो अभी सही आ रहा है। अभी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन इतना आ रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन का काम क्या है ना, 4,83,000 से वो 10,000 माइनस हो जा रहा है, देखो। हाँ 10,000 से ज़्यादा ही माइनस हो रहा है। क्या है वो 3,93,000 तो सुनिए। इससे माइनस हो रहा है 10,000, 4 उससे लाख, माइनस हो। हाँ 4,03,000 टैक्स छोड़ दे नेट रहा है, अमाउंट से टैक्स छोड़ दे माइनस हो रहा है, रहा टैक्स छोड़ दे रहा है। इसमें कुछ कंडीशन नहीं डाला नहीं हुआ है, कुछ नहीं है तो। टैक्स छोड़ दे रहा है। हाँ हाँ, टैक्स छोड़ देगा वो तो। मटेरियल और जितना भी तरह का चार्ज है वो सब जोड़ने के बाद, डिस्काउंट माइनस करने के बाद कौन सा फिगर आता है? मटेरियल और चार्जेस जोड़ने के बाद एक बार ऊपर से नीचे आओ तो देखिए क्या क्या हो रहा है, इतना सारा कुछ है ना। 100 रुपया मेटल का दाम है, 100 इंटू 100 हो गया 10,000। ये सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, पैकिंग चार्ज, हैंड तैन सब मिला के टोटल कितना चार्ज है? टोटल चार्जेस कितना है? 4,38,000। ये खाली चार्ज है, 4,38,000। हाँ ये खाली चार्ज है। है। और अगर हम नेट अमाउंट बात करें तो 4,38,000 प्लस ये प्राइस जो लगा है 10,000, ये हो गया 4,48,000। हाँ, जिसमें डिस्काउंट तो लग रहा है। डिस्काउंट माइनस हो गया तो 44,000 माइनस हो गया, तो बचा 4,03,000। हाँ 4,03,000 बचा। 4 लाख तो नेट में चला गया। हाँ इधर भी 4,03,000 आया फाइनल। हाँ उसके बाद फिर ये जीएसटी लगा, जीएसटी किसका ऊपर लगा? जीएसटी लगा है इसके ऊपर, 4,03,000 के ऊपर लगा। जीएसटी लगा है 115 नेट अमाउंट पे। नेट नेट अमाउंट क्या है देखो? नेट अमाउंट ये इसके ऊपर जीएसटी लगा है। अच्छा
4,48,000 के ऊपर। 4,48,000 मतलब प्राइस और जितना तरह का चार्जेस है सब सब जोड़ जाड़ के चार्जेस जो जोड़ वैल्यू है जाड़ के जीएसटी लगा है उसके सब। ऊपर जीएसटी लगेगा। हम्म, और डिस्काउंट किसके ऊपर हो रहा है? नेट के ऊपर। नेट के ऊपर 115 नेट अमाउंट के ऊपर ही जीएसटी लग रहा है। मतलब प्राइस प्लस जितना भी तरह का भाड़ा उड़ा लगा है उसके ऊपर में डिस्काउंट आ गया। हम्म, डिस्काउंट आने के बाद जो फिगर बचा उसके ऊपर में नहीं, डिस्काउंट उसी के ऊपर आ रहा है। जीएसटी डिस्काउंट भी किसके ऊपर? नेट अमाउंट के ऊपर जीएसटी। 115 जिस डिस्काउंट भी नेट अमाउंट के ऊपर, जीएसटी भी नेट अमाउंट के जीएसटी भी ऊपर। नेट अमाउंट सही है। ये डिस्काउंट नेट अमाउंट के ऊपर है। हाँ, ठीक है। जीएसटी नेट अमाउंट हाँ भी ठीक है। डिस्काउंट भी नेट अमाउंट के ऊपर, हाँ, जीएसटी भी ठीक नेट अमाउंट के ऊपर। ठीक है। और नीचे जाओ उसके बाद फिर क्या कर रहा है वो कॉस्ट आया है 10,000। तो मटेरियल का प्राइस है 100 रुपया। वो MM01 बनाते समय प्राइस डाला है 100 रुपया इंटू 100 10,000 हो रहा है। 10,000 तो नेट अमाउंट कितना हो रहा है? प्राइस और चार्जेस को जोड़ के 4,03,000 रुपया। 4,03,000। डिस्काउंट माइनस कर 4,03,000। यही है ना? हाँ प्राइस प्लस चार्ज माइनस डिस्काउंट 4,03,000। 4,03,000। उसमें फिर 10,000 रुपया माइनस कर दो। हाँ, उसमें कॉस्ट 10,000 रुपया आ रहा है मेरा, और बाकी जो है पूरा चार्जेस है, मतलब जो मटेरियल का ये कॉस्ट है 3,93,000 रुपया प्रॉफिट होगा। सही है ना? 3,93,299। मटेरियल का हाँ दाम हाँ 10,000। हाँ हाँ 3,93,299। हाँ, प्रॉफिट ठीक है। सही है ना? हाँ क्योंकि मटेरियल का दाम 100 रुपया है। हाँ 100 रुपये मटेरियल का का दाम। 100 का 10,000। हाँ तो मटेरियल का दाम सिर्फ 10,000 है, लेकिन हमको मिल रहा है कितना? हाँ 3,93,000 रुपये। हम्म। ठीक है। जी। सही है। एक काम करो, जितना भी चार्जेस है ना वो सबको डिलीट करो। नहीं मतलब यहाँ से नहीं, ऑर्डर में कैरी आउट नहीं प्रेस कर दो। तो खाली प्राइस डालो और कुछ मत डालो। नहीं वो सब कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रखना। खाली प्राइस डाल। प्राइस डालना है। ओके, ऊपर ऊपर। ऊपर जाएगा तो नहीं अंदर चल गया। ठीक है। तो 10,000 रुपया मटेरियल का दाम है। प्राइस लगा दिया 10,000। अब देखो कॉस्ट कितना है। कॉस्ट आएगा 10,000, क्योंकि तो कितना मटेरियल का फायदा दाम 10,000 है, कॉस्ट 10,000 पड़ रहा है। तो फायदा कितना होगा? अभी तो फायदा कुछ इसमें भी नहीं हो रहा। फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तो कॉस्ट ही 10,000 रुपया आया है मेरा। तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना मटेरियल का कॉस्ट लगा है उतना ही के दाम में बेच रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? हाँ, इसमें अगर सर्विस अभी चार्ज 100 रुपया लगा तो हाँ, अभी देखो कितना फायदा, 100 रुपये फायदा 100 होगा। रुपया सर्विस चार्ज है, 100 रुपया फायदा हुआ। अभी जितना चीज जोड़ते चलेंगे वो सब फायदा में जाते रहेगा। हाँ, अभी जीएसटी डालो। जीएसटी जीएसटी डालने से वो हिल रहा है। देखो 9%। ये हिल रहा है। नहीं, वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं हिल रहा है, कॉस्ट भी नहीं हिल रहा है। प्रॉफिट नहीं हिलेगा। हाँ, वो जीएसटी सिर्फ कैलकुलेट कर दे रहा है 10,000 पे, 10,000 समझ में एक आ सौ गया पे। कॉस्ट का मतलब, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब। हम्म, ये बताता है कि आपका मटेरियल का प्राइस कितना है और आप कितना में सेल करना है, तो आपको अभी कितना लॉस रुपए का हो गया। प्रॉफिट होगा। ठीक है। जी सर। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद है एक्यूरेल्स। ठीक है। कंडीशन टाइप के अकाउंट की के बाद है एक्यूरेल्स। तो एक्यूरेल्स भी वैसे ही ईआरएल ईआरएस वो सब चीज़ को हम लोग डाल सकते हैं, वही सेम है। और एक्यूरेल्स के बेसिस में हम लोग जीएल मेंटेन कर सकते हैं। तो बीके हुए में जब हम लोग जीएल मेंटेन करेंगे तो वहाँ पर भी सेम है, जैसे अकाउंट की में जो सब डालते हैं एक्यूरेल में भी वही सब चीज़ डालते हैं।
लेकिन सब में नहीं डालते, ठीक है। कब डालते हैं? जैसे अकाउंट की मैंने कल को बोला था कि जैसे जो जो प्राइस है उस सब में ERS डाल दो, जो डिस्काउंट है उसमें ERS डाल दो, जो फ्रेट है उसमें ERF डाल दो, और जो टैक्स है उसमें MWS करके डाल दो फिलहाल यहाँ पे। नहीं तो JOC JOS वो सब रहेगा GST में, ठीक है। सर और वो जो यूजर डेवलपमेंट की सिक्योरिटी ERF थी ये सब में ERF ERF डाल सकते हैं ना? हाँ ERF डाल सकते हैं। ERF डाल। तो एक्रूअल किस में डालते हैं, ठीक है। एक्रूअल का काम क्या है कि अभी तक यहाँ पे जितना भी कुछ है ना, ERF जो भी है, या हम लोग प्राइस या चार्जेस जो भी यहाँ डाल रहे हैं, ये हमको किससे मिलेगा? ये पैसा कौन देगा हमें? कस्टमर कौन देगा पैसा। ठीक है, कस्टमर देगा। हम्म, तो प्राइस भी कस्टमर देगा और जितना भी तरह का चार्जेस है हाँ वो भी कस्टमर देगा, और जो टैक्स है वो भी कस्टमर देगा। तो सारा चीज कौन देगा? कस्टमर। कस्टमर देगा। कस्टमर। सारा चीज कस्टमर देगा। तो उस केस में हम लोग अकाउंट की डाल के पोस्टिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ज है जो कस्टमर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको मेरे को इनवॉइस में डालना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। सर लेकिन इसमें VPRS में भी क्या ERF ही होगा? नहीं, वो स्टैटिक है, उसमें नहीं डाला जाता। वो नहीं, स्टैटिक में नहीं डलाता। नहीं, जिसका पोस्टिंग गिरेगा उसी में, स्टैटिक का कोई पोस्टिंग नहीं गिरता। अच्छा अच्छा ठीक है। स्टैटिक में अकाउंट की नहीं। ना फाइनल। तो ऐसा कोई प्राइस जो कि प्राइसिंग प्रोसीजर में दिखना चाहिए, कैलकुलेशन भी होना चाहिए, बट कस्टमर को पैसा हमको नहीं लेना है, कस्टमर से तो पैसा पैसा हमको नहीं नहीं लेना लेना, है। अच्छा। ठीक है। हम्म। लेकिन उसका अकाउंटिंग एंट्री गिरना चाहिए, हाँ मेरा खर्चा हो रहा है इसीलिए अकाउंटिंग एंट्री। डिस्काउंट ERF। ठीक है। या हम अपने अपना कोई एक कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, एक मिनट, हाँ कॉल है, ठीक है। तो ऐसा पैसा जो कस्टमर से नहीं लेना है, लेकिन इनवॉइस में रहना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, और हम उसको कस्टमर का हिसाब किताब के साथ उसको नहीं रखेंगे, हम साइड में रखेंगे उसको, ठीक है। बट उसका कोई जेल में एंट्री गिरना चाहिए। तो उस केस में हम लोग एक्रूअल का काम, जो एक्रूअल का जो फील्ड है उसको यूज करते हैं, कोई जेल में गिराना चाहिए। अगर अकाउंट की में डाल देंगे तो वो फिर कस्टमर को हिट कर जाएगा। तो ऐसा क्या चीज हो सकता है जो कि कस्टमर से हम लोग नहीं लेते हैं, बट मेरे को इनवॉइस में दिखना भी चाहिए कि मेरे को कितना खर्चा हुआ या कितना कॉस्ट लगा? सर ऐसा बहुत कभी बार हुआ है? इनको टर्म्स में जैसे कॉस्ट इन फ्रेट रहता है, तो उसमें फ्रेट फ्रेट हम लोग का लगता है और खर्चा तो हम लोग को पड़ रहा है फ्रेट का, लेकिन कस्टमर उसको पे नहीं कर रहा है। हाँ, सर किसमें? फ्रेट को एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि फ्रेट को मेरे को दिखाना तो है, जब सेल्स ऑर्डर बनेगा यहाँ प्राइसिंग में मेरे को दिखना तो चाहिए, लेकिन फ्रेट कस्टमर नहीं देगा बोल रहा है, क्योंकि उसके साथ मेरा टर्म्स कंडीशन ही ऐसा बना है, एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि हम बोल रहे हैं कि ठीक है आपको भाड़ा नहीं लगेगा, हम माल पहुंचा रहे हैं। तो भले हम माल पहुंचा रहे, लेकिन मेरा भी तो पैसा लग रहा है ना, तो फ्री का तो है नहीं, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मेरा कितना फ्रेट में पैसा जा रहा है। मेरा पॉकेट से जा रहा है तो मतलब मेरा अकाउंट से जा रहा है ना, तो उसका हिसाब तो होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे फ्रेट, ठीक है, कॉस्ट इन फ्रेट है, जैसे इनपुट हम जैसे सुरजीत बोले, तो फ्रेट जो है कस्टमर पे नहीं करेगा, लेकिन ऑर्डर में यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। एंड उसका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सबसे नीचे होगा, बीच में नहीं घुसेगा। जब कस्टमर से लेना ही नहीं है तो उसको बीच में नहीं घुसाना, वो नेट उट में नहीं घुसेगा, ठीक है। या उसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर से तो हम ले नहीं रहे हैं उसको, तो सबसे आखिरी में रहेगा, वो बीच का भीड़ भाड़ में नहीं रहेगा, ठीक है। हमको खाली अपना हिसाब के लिए हम वहाँ यहाँ रख रहे हैं उसको कि कितना भाड़ा लगेगा, और वो कस्टमर पे भी नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई मेरा नेट कैलकुलेशन भी नहीं होगा, कोई टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सबसे आखिरी में रहेगा। हम सिर्फ उसको देखेंगे और उसका जीएल में हम उसका एंट्री गिरा देंगे, ताकि हमको ट्रैकिंग हो सके कि पूरा महीना का आखिरी में कि हम कितना भाड़ा में मेरा खर्चा जा रहा है, पैसा जा रहा है। उस केस में हम लोग अकाउंटिंग का यूज नहीं करते, उसमें हम लोग एक्रूअल का यूज करते हैं।
ठीक है। हम्म। अकाउंट की के सर वो कस्टमर का जीएल पे हिट करेगा और एक्रूअल accruals। कस्टमर के अकाउंट हाँ पे। कस्टमर के अकाउंट पे हिट करने का मतलब है कि कस्टमर को डेबिट मार देंगे। हाँ जी। तो यहाँ अगर जैसे वो बनाए तो कस्टमर को कितना डेबिट होगा, टोटल अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो जो नेट में जितना फिगर आया था हाँ पूरा अमाउंट कस्टमर को पे करना डेबिट होता है। तो जब सेल्स का जो अकाउंटिंग एंट्री होता है उसमें क्या होता है, तो कस्टमर अकाउंट वो डेबिट हो जाता है, टोटल अमाउंट जितना है वो पूरा डेबिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो नेट अमाउंट वो कस्टमर को डेबिट होगा, जो टैक्स है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं गलत बता रहा, इससे पूरा टोटल जो अमाउंट है टैक्स और टैक्स नेट अमाउंट इंक्लूड को कर लेके वो पूरा कस्टमर को डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और जो नेट अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, टैक्स अमाउंट जो है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। हाँ तो डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया। तो हाँ देखिए अकाउंटिंग एंट्री करने से पता चलेगा। तो ये अभी तुम क्या किया कि जितना भी क्रेडिट है वो सबको ईआरएफ में डाल दिया, मतलब क्या हो गया, ये सब हो गया accruals। कस्टमर से पैसा नहीं लेना है, लेकिन इसका एंट्री गिरना चाहिए। हाँ ठीक है, और यहाँ पे दो एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट एक्रूअल पे उसका एंट्री गिर जाएगा जो जीएल मेंटेन करेगा वहाँ पे। और अगर हम चाहते हैं कि उसका एक जीएल में डेबिट एंट्री गिरे और एक जीएल में उसका क्रेडिट एंट्री गिरे, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे अकाउंट की और एक्रूअल्स दोनों मेंटेन करें। अच्छा ठीक है, बट ये बीच में नहीं रहना चाहिए, तो जितना भी इस तरीके का जो काम है तो बीच में नहीं रहेगा, वो नीचे रहेगा, ये तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। मतलब ये पूरा नीचे रहना चाहिए। हाँ, उस सबसे सर्विस लास्ट में सर्विस रहेगा। चार्ज। मतलब इसको जिसमें जिसमें तुम एक्रूअल डाल रहे हो वो ऊपर से गायब होकर सीधा नीचे चल जाएगा, वो कॉस्ट के बाद, नीचे प्रॉफिट मार्जिन के भी बाद। अच्छा मतलब 180 हो जाएगा 180। अभी उसका एक्रूअल की टेस्टिंग मत करोगे, ठीक है, अभी ठीक हम बता दिए कि क्या होता है उसका मतलब, तुम लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना, उसका बुक हाँ में ठीक दिया है। है। ठीक है, अभी यार वो सब मत डालो कुछ, वो सबको यार में ही रहना अकाउंट की। तो ये हो गया 16 फील्ड, याद रहेगा 16 फील्ड का मतलब यूज क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, अभी भी इंटरव्यू में पूछता है इसका यूज क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो जो किताबी भाषा है जो किताब में लिखा हुआ बुक में, उसको भी आप बोल के समझा सकते हैं कि उसका मतलब ये है। और यहाँ पे अगर थोड़ा डिटेल में बातचीत हो रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं कि यहाँ वैल्यू मेंटेन करने से क्या होता है, ये वाला मेंटेन करने से क्या होता है, वो वाला मेंटेन करने से क्या होता है। सर इसका मतलब एसडी और एफआई का इंटीग्रेशन यहाँ पर एक हो गया और एक क्रेडिट मैनेजमेंट में हो जाएगा। क्रेडिट मैनेजमेंट तो है ही, क्रेडिट मैनेजमेंट भी एफआई से इंटीग्रेशन है, बट क्रेडिट मैनेजमेंट में हर एक कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता, जिस कस्टमर पे क्रेडिट मैनेजमेंट लगाते हैं उसी में होता है, सबके लिए नहीं। और बट ये ये प्राइसिंग सब कस्टमर सबके के लिए लिए, होगा। इसीलिए क्रेडिट मैनेजमेंट जो है वो कुछ कुछ कस्टमर के ऊपर होता है। जो कस्टमर सियाना बनता है, चोरी करता है, पैसा टाइम से नहीं देता है, धमकी मारता है, कल दे देंगे परसों दे देंगे, तो वो सब कस्टमर में क्रेडिट मैनेजमेंट एक्टिव किया जाता है। लेकिन प्राइस तो सभी के लिए होता है। तो पहला होगा प्राइसिंग, दूसरा होगा अकाउंट डिटर्मिनेशन, तीसरा अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो क्रेडिट मैनेजमेंट, नहीं भी बोलने से चलेगा, वो दो बोलने से काम। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइसिंग प्रोसीजर, और हम लोग बहुत सारा प्राइसिंग कंडीशन टाइप भी देख लिया यहाँ पे कि कुछ कुछ एसएपी ने भी बना के दिया है, कुछ कुछ हम लोग जेड वोड भी बनाए हैं। ठीक है, और बुक में भी बहुत सारा कंडीशन टाइप के बारे में दिया है जो स्टैंडर्ड एसएपी ने बना के दिया है। अभी मान लो जैसे पूरा का पूरा मेरे को डिस्काउंट कर देना कस्टमर, कैसे करेंगे, पूरा का पूरा डिस्काउंट करेंगे, तो उसके लिए ना एक R100 करके एक कंडीशन है, उसको अगर लगा देंगे R100 पे,
हाँ हाँ जी सर है कार्बन तो 00। पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, नेट अमाउंट भी जीरो हो जाएगा, टैक्स भी जीरो हो जाएगा, सब चीज जीरो हो जाएगा, कस्टमर को पकड़ में मिल जाएगा। जैसे अभी क्या, मान लो जो प्राइसिंग प्रोसीजर है इसी को सब कॉपी कस्टमर के करके लिए तो बोल पर। रहे थे 10% डिस्काउंट। हाँ, तो अभी कस्टमर जो है, जैसे कोई एक दुकान वाला है, ठीक है, कोई दुकान में एक ग्रोसरी दुकान का एग्जांपल लीजिए। तो ग्रोसरी दुकान में जो भी सामान है वो कोई ना कोई कस्टमर खरीद रहा है, सबको बेच रहा है, सब कुछ ठीक है। अचानक से हम चले गए वहाँ उसी दुकान में, और हम भी वही सब सामान खरीद रहे जो सब और भी कोई लोग बाकी लोग जो खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ रिश्ता नाता अच्छा है और मेरे को देख के बोला, अरे सर आपसे क्यों पैसा लेंगे, छोड़िए ना, आपके साथ इतना अच्छा रिलेशन है तो आपको पैसा नहीं लगेगा, जो भी सामान लीजिए, लेना है लीजिए, सब फ्री में दे देंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। क्यों क्यों ऐसा किया कि मेरे साथ रिलेशन अच्छा है, कॉन्टेक्ट अच्छा है, इस तरीके से। तो जब ऐसा कोई चीज होता है कि सेम मटेरियल है, सेम सब कुछ है, खाली कस्टमर का शक्ल देख के हम क्या करते हैं, उसको 100% डिस्काउंट देते हैं। तो ऐसा तो होता ही है धंधे में, है ना। हाँ होता है। कहीं अच्छा रिलेशन है, हम चाहे तो 10% पे डिस्काउंट दे सकते हैं, हम चाहे तो 100% पे डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ग्रोसरी ही बेच रहे हैं हम, और मेरा कोई जान पहचान आ गया, मेरे रिलेटिव कोई आ गया मेरी दुकान में सामान खरीदने, तो हम क्या पैसा लेंगे उससे? नहीं, सर। ऐसा तो छोटा नहीं मोटा लेंगे। सामान लेगा तो। हाँ, छोटा मोटा सामान कोई आया मेरे दुकान में, बोला कि एक तो कोलगेट दे दो, तो एक तो कोलगेट का मान लेते हैं 150 रुपया दाम, ठीक है, 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी। तो हम बोले कि अरे कोई जरूरत नहीं, पैसा तुमको चाहिए नहीं। लेकिन मेरा पैसा तो लगा है ना उसमें, पैसा लगा है, कॉस्ट लगा है, हम खरीदे हैं, भाड़ा लगा, सब लगा है। तो उसका पीजीआई वगैरह करेंगे, पीजीआई का अकाउंट एंट्री होगा, इन्वेंट्री का जो भी अकाउंटिंग एंट्री बनता है पीजीआई करने से वो सब होगा। लेकिन उसका जब सेल्स रेवेन्यू होगा तो हम उसमें 100% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो 100% डिस्काउंट देने से क्या होगा, वो भी मेरा अकाउंटिंग में गिरेगा, ठीक है, लेकिन वो मेरा जीरो हो जाएगा, अकाउंटिंग में गिरेगा लेकिन मेरा टोटल अमाउंट जीरो हो जाएगा। तो कस्टमर को फ्री में मिल जाएगा सैंपल के जैसा, और कोई अकाउंटिंग एंट्री उसका चाहे तो हम नहीं भी गिरा सकते हैं, और अगर हम ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि देखिए तो पूरा महीना में कितना हम फ्री में माल बांट रहे हैं, तो उसका हम जीएल में एंट्री भी गिरा सकते हैं इस कंडीशन टाइप के बेसिस में, R100 के बेसिस में, ठीक है। तो डिस्काउंट को भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कस्टमर से पैसा नहीं लेना है लेकिन मेरे को कोई जीएल में एंट्री गिराना है, तो वहाँ पे हम लोग एक्टिवल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राइसिंग प्रोसीजर तो खत्म हो गया, अभी बचा क्या? तो ये कंडीशन को खोलो, हम लोग अभी कंडीशन टाइप हो गया, एक्सेसिबल के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल डेटा में कंडीशन, क्लास, कैलकुलेशन टाइप, ये सारा सेट हो गया, कंट्रोल डेटा हो गया तो। और ग्रुप कंडीशन, तो ग्रुप कंडीशन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई कंडीशन जो कि कोई जैसे मेटेरियल ग्रुप होता है ना, मेटेरियल मास्टर में, हाँ तो कोई दो मटेरियल है, जैसे कोई एक सेल्स ऑर्डर है, ठीक है, एक सेल्स ऑर्डर में 3 लाइन आइटम, हाँ जिसमें पहला और तीसरा लाइन आइटम का जो मटेरियल है वो सेम है, सेम मटेरियल ग्रुप है, हाँ और बीच वाला जो है वो कोई दूसरा मटेरियल ग्रुप है। हाँ तो हम चाहते हैं कि जो कोई एक कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं कि फ्रेट, वो तीनों लाइन आइटम पे ही लगा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दोनों मटेरियल चूंकि सेम है, दोनों मटेरियल ग्रुप सेम है, तो उसका जो फ्रेट है वो दोनों जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहे थे, इंडिकेट्स वेदर द सिस्टम कैलकुलेट द बेसिस for the scale value from one or more than one item in the document. For a group condition to be effective, this item must be belong a group
You can freely define the group to meet the needs of your own organization. These items can, for example, belong to the same material group. The Excel order contains two items. Both items belong to the material group 01. तो जैसे मेटल ए में 150 क्वांटिटी डाला मेटल ग्रुप 01, बी में भी 100 क्वांटिटी डाला मेटल ग्रुप 01 में, फिर नीचे जब the group condition indicated in set in the definition of the condition type of the material group discount. This condition record for the material group 01 includes the following pricing scale. एक पीस के लिए 1% डिस्काउंट, 200 पीस के लिए 2%। ये लोग स्केल में यूज किया उसको, बट इसको बंद करो। बुक में अच्छा से दिया है ग्रुप कंडीशन, उसमें जो बुक में Condition type for pricing 98 100 में निकलेगा, 100 में दिया वो तरीके। ग्रुप कंडीशन ये लोग भी सेम उसी को ही दिया। लेकिन एग्जांपल दे, जैसे K020 करके एक प्राइसिंग कंडीशन है, अच्छा सर यहाँ पर बढ़िया से दिया है ये। जैसे कोई कस्टमर है, हम लोग भी ऐसा करते हैं, जैसे 1% डिस्काउंट अगर 200 क्वांटिटी से नीचे हो रहा है तो 1% डिस्काउंट लागू हो रहा है, 200 क्वांटिटी या उससे 200 जब से ऊपर ज्यादा हो तो जा रहा है 2%। तो 2% लागू हो रहा है। तो हम लोग जैसे ऑर्डर करते हैं 100 क्वांटिटी कुछ लिए, 100 क्वांटिटी जैसे जीन्स पैंट ले लिए 100 क्वांटिटी और टी शर्ट ले लिए 150 क्वांटिटी। अब सिस्टम क्या करेगा, दोनों को जोड़ के जो डिस्काउंट अप्लाई होगा वही चीज अप्लाई करेगा। तो कस्टमर को हाँ दोनों को जोड़ दिए तो 250 हो गया। हाँ तो 250 हो गया मतलब 200 से ज्यादा हो 200 से गया। प्लस हो गया। तो उसको मतलब जो मैक्सिमम कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा वही चीज करेगा। अगर 200 से नीचे हो गया तो फिर 1% ही अप्लाई करेगा, दोनों को जोड़ के। फ्रेट भी वैसे ही दोनों को जोड़ के जितना फ्रेट लगेगा उतना कर देगा। ठीक है, तो कंडीशन का और भी एग्जांपल, एक बार नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ। गूगल में सर्च करें क्या? नहीं डिस्काउंट कॉपी पैसे खत्म हो गए। हाँ नीचे जाओ, चल गया। ये सब कुछ ना कंडीशन टाइप है। देखो NRAB, HB00, HM00। देखो ये अच्छा है, ये HB00 जो है
एक है HA00, एक है HB00। ये सब का काम क्या है कि ये सब कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। HA00 इधर कैलकुलेशन नहीं करते। HA00 मतलब परसेंटेज डिस्काउंट, HB00 का एब्सोल्यूट डिस्काउंट। और नीचे जाओ, डिस्काउंट के लिए प्राइसिंग स्केल, अगर HM00 एक है, ये क्या करता है, मैनुअल network is the different old and new often estimated between this item. Text are well determined for each item. और नीचे जाओ, ये सब कर करके देखना होगा। तो P मीन, PM00 नेट प्राइस, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, KP00 डिस्काउंट, KP0 सब स्टैंडर्ड बहुत सारा है। सबको पढ़ने से, प्रैक्टिकल करने से और समझ में आएगा सबका यूज क्या है ना। Expected price EPRS, group condition ग्रुप कंडीशन, ये इसको समझते हैं क्या। By defining a condition, a group condition will maintain single condition record for a number of metals, so that the metal are linked to conditions required by a person to the metal machine. The system allocates a value to condition. is also to keep certain discount for group of material. We can implement this by अच्छा, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल में स्पेशल डिस्काउंट रहता है, जैसे बाई वन गेट वन फ्री जैसा। You can implement this requirement by using group condition. जैसे कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, K0299 K029 का साइन करना है, क्रिएट टू मेटल विद सेम मेटल प्राइसिंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद M1 हो गया, एक हो गया M2, प्राइसिंग ग्रुप दोनों का सेम 0 पेस यूनिट केजी। फिर BK11 में जाके K029 का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 1 केजी लेगा तो 10 रुपया, 10 केजी लेगा तो 20 रुपया, 30 केजी लेगा तो 30। Go to BA01 raise sales order for 2 metal by specifying quantity 70 kg and 60 kg and check it. तो 70 kg या 60 kg का ऑर्डर बनाने से बोल रहा है कि चेक करो क्या आएगा उसमें। कि करके देखने वाला चीज है, K029 यूज करके देखना है। 116, ठीक है। हाँ, दोनों मेटेरियल को डालना, दो मेटेरियल लेना अलग अलग, और दोनों का मेटेरियल प्राइस ग्रुप कहाँ रहता पता है ना। मेटेरियल प्राइस ग्रुप मेटेरियल मास्टर में कहाँ पर सेल्स ऑफ वन में, हाँ, तो वहाँ पे दोनों का सेम डाल देते। इसके बाद फिर ऑर्डर बना के क्वांटिटी डाल के चेक करना कि क्या आ गया। बट उससे पहले ये BK11 मेंटेन करना पड़ेगा K029। तो ये हो गया ग्रुप कंडीशन। मतलब कोई एक चीज का कॉम्बिनेशन का बेसिस में अगर हम जो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं या प्राइस डिटरमिनेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्केल, तब हम लोग ग्रुप कंडीशन का यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ना कंडीशन रिकॉर्ड वाला चीज कर लेते, तभी जाके ये सब करने से समझ में आएगा। तो पहले BK11 को कर लेते, ठीक है। तो BK11 करते हैं सबसे पहले। तो BK11 क्या चीज है, उसको बोलते हैं कंडीशन रिकॉर्ड या प्राइस मास्टर, ठीक है। तो जो भी प्राइस हम चाहते हैं कि सिस्टम अपने से लेके आए बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जैसे अभी हम जो भी चीज डाल दें तो मैनुअल डाल देते, प्राइस भी मैनुअल डालते, रेट भी मैनुअल डालते, सारा चीज मैनुअल डालते, है ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम मैनुअली नहीं डालेंगे, हम डालेंगे कोई चीज का कॉम्बिनेशन के बेसिस में और सिस्टम अपने से वो प्राइस लेके आ जाएगा, ठीक है। तो
तुम्हारा बेस प्राइस का कंडीशन टाइप क्या है? PR00 PR00। तो ये PR00 में कितना सारा की कॉम्बिनेशन पहले से बना हुआ है। कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में डाल सकते हैं, प्राइस लिस्ट, कैटेगरी, करेंसी, मटेरियल के बेसिस में डाल सकते हैं, मटेरियल के बेसिस में डाल सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशन यहाँ है। हम लोग चाहे तो नया कॉम्बिनेशन यहाँ जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 3 टेबल है, ये सबको क्या बोलते हैं? टेबल। पहला वाला है कस्टमर मटेरियल, दूसरा वाला प्राइस लिस्ट, कैटेगरी, करेंसी, मटेरियल, तीसरा वाला है ओनली मटेरियल। ये 3 टेबल है, ठीक है। और ये जो स्क्रीन आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सेस सीक्वेंस। मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये 3 रेडियो बटन है, इस 3 रेडियो बटन क्या बोलते हैं? एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस। और इंडिविजुअल हर एक बटन को क्या बोलेंगे? टेबल। टेबल। तो हर एक रेडियो बटन को बोलेंगे प्राइसिंग टेबल, और ये जो रेडियो बटन है उस सबको मिला के बोलेंगे एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है। तो एक्सेस करने का सीक्वेंस मतलब किसके बेसिस में वो काम करेगा उसको बोलते हैं एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है। अभी ये यहाँ पे क्यों आ रहा है PR00 में? दूसरा में तो नहीं आ रहा। तुम और क्या क्या बनाए हो? जी पैक में क्या क्या है वो सबको डालो यहाँ। जी INS ये सबको PK11 में डालो। ZFRT किसी को ZFRT एंटर करें, Incoterms इसमें इनकोटर्म के बेसिस में आना, ठीक है। अच्छा अभी और कोई एक डालो। ZINS में क्या है उसको डालो। Z डिस्काउंट वाला ZD10 मैं एक्सेस सीक्वेंस नहीं दिखा रहा। तो उसमें कोई एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन नहीं है। डॉक्यूमेंट चार्जेस इसमें भी नहीं है। नहीं है। ये भी नहीं। तो जिसमें एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन है उसी में ही ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेस सीक्वेंस क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो ये तुम कॉपी करके बनाए हो इसीलिए ये सब कॉपी होता है। तो ये कहाँ पे होता है एक्सेस सीक्वेंस? ये होता है X/06 में। तो X/06 में जब हम लोग कंडीशन बनाते हैं तो हम बगल में एक्सेस सीक्वेंस डालते हैं, ठीक है। यहाँ F4 करो, यहाँ बहुत सारा एक्सेस सीक्वेंस मिलेगा जो एसएपी ने बना के दिया है, लंबा लिस्ट है, ठीक है। इनमें से किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को नया बनाना है तो हम लोग नया भी बना सकते हैं। तो हम लोग बनाते कहाँ पे है? V/07 में 7 V/07 और उसको असाइन करते हैं V/06 में। तो चलो एक तो हम लोग बना लेते हैं एक्सेस सीक्वेंस पहले, उसको फिर हम लोग अपना प्राइस में मेंटेन कर देते हैं, या फ्रेट में, या जो भी चार्ज जो बनाए हो किसी में भी कर सकते हैं। तो चलो फ्रेट के लिए एक बनाते हैं, करेंगे V/07। यहाँ पे एसएपी का जितना भी बनाया हुआ है सारा यहाँ दिखने लगे। हम लोग चाहे तो किसी को कॉपी भी कर सकते हैं और हम लोग चाहे तो इवेंट करके भी कर सकते हैं। तो पहले कॉपी कर लेते हैं। तो PR00 को कॉपी करो, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे ZPR0 या कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, रहना तो उसको कोई दिक्कत नहीं करता। नहीं इसको चेंज कर देते कंफ्यूजन होता है। हाँ ठीक है। कॉपी और करो। ये यहाँ पे एक ही सेंट्री कॉपी हो गई। क्या चीज कॉपी हुई उसको सेलेक्ट करो, उसको एक्सेस में जाओ। तो यहाँ पे सिस्टम क्या किया, PR00 में जो भी था उसको कॉपी कर दिया ZPR0 में। और यहाँ पे क्या किया, एक आ गया सबसे पहले नंबर, उसके बाद आ गया टैब, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर रिक्वायरमेंट में थर्ड वाला में 3 डाला हो, और
और एक्सक्लूसिव में सबमिट टिक लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको डिलीट कर देंगे, खाली फोर्थ वाला जो है मटेरियल उसको रखेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, सबको डिलीट कर दो, फोर्थ वाले को भी डिलीट कर दो। नंबर याद रखना टेबल का, 4 नंबर टेबल का। ठीक है, ऑल एंट्री करो। 6 6 4। ओके करो, सेव करो, से डालो, न्यू एंट्री करो, 10 करो, उसमें बगल वाले में 4 डालो और सेव करो। ठीक है, 4 करके सेव करो, सेव करो। हाँ, इस स्क्रीन पर ऐसे ही रहने दो। B/06 में जाओ और वहाँ ZPR0 का असाइन करके PR00। इसमें रहने दो, ये स्टैंडर्ड है ना, इसको छोड़ो। PR02 अरे स्टैंडर्ड है, इसको छोड़ो। और एक है ना तुम्हारा PR01 मतलब अभी जो बनाया ना ZPR0, PR01 PR01 ये भी स्टैंडर्ड है क्या ये? नहीं, ये स्टैंडर्ड ही है। हाँ उसी को तो काउंटर पे ये किया था। इसमें भी PR00। ठीक है, कोई PR00 को कॉपी करके एक बना ले रहे हैं। हाँ कर लो, PR00 को कॉपी करके एक ZPR0 बना और अपना प्राइसिंग प्रोसीजर में उसको असाइन करो। इसका भी नाम ऐसे रेगुलर प्राइस डाल दो बस, और इसको ZPR00 कर दो, ZPR0 कर दो। पहले से है YPR0 कर दो, Y कर दो, YPR0। हम एक्सेस सीक्वेंस में जाके इसको ZPR0 कर दो। इसको अपना प्राइसिंग प्रोसीजर में असाइन कर दो, चेंज कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको मिटा दो कंडीशन टाइप पर, वहाँ पे डाल दो बस। ठीक है, तो YPR0 में हम लोग एक्सेस सीक्वेंस बना लिए नया, इसको कंडीशन टाइप के साथ असाइन भी कर दिया। अभी इसका हम लोग प्राइस मेंटेन करेंगे। तो VK11 में जाओ, यहाँ पे डालो YPR0, इंटर करो। यहाँ पे पॉपअप आएगा, अभी पॉपअप नहीं आ रहा क्योंकि एक ही टेबल मेंटेन किया अभी हमने। हाँ, या बैक करो और की कॉम्बिनेशन में क्लिक करो, तो अभी एक ही है मटेरियल। ठीक है, तभी मटेरियल में कुछ डालो, मेंटेन करते चलो, मटेरियल का प्राइस मेंटेन करो। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ये अपने से आ गया है मटेरियल के बेसिस में। हम लोग ये सब चूज नहीं किए थे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, खाली मटेरियल लिए थे। तो सिस्टम अपने से वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये 2 फील्ड को लाया और मटेरियल को भी लेके आया। ठीक है, तो टेबल के बारे में थोड़ा देर बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इसको मेंटेन करो, तुम्हारा मटेरियल का प्राइस कितना होना चाहिए। इंटर करो, इंटर करो ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पर 1 मेट्रिक टन, ये पर 1 मीटर। हाँ 1 मीटर, 1 मीटर ये तो दाम है 1 मीटर का। 100। ठीक है,
और ये 1 मीटर का यूरो है, 100 यूरो है 1 मीटर का। और ये प्राइस वैलिड है 4 मार्च से लेकर 31/12/999, मतलब लाइफ टाइम। अनलिमिटेड। हम लोग चाहें तो इसको 1 महीना भी कर सकते हैं, तो हम लोग 31 मार्च 2024 कर सकते हैं इसको, ठीक है। या सिर्फ आज भर के लिए रखना है तो 4 मार्च से 4 मार्च भी कर सकते हैं। तो कल अगर 5 तारीख को कोई ऑर्डर बनेगा तो उसमें वाला प्राइस वैलिड नहीं है। तो जो वैलिडिटी हम डालेंगे जहाँ से जहाँ तो रहेगा, ठीक है। तो आज ही भर कर रहने दें, ठीक है। हाँ तो सेव कर दो, अभी सेल्स ऑर्डर बना। सर ये जो मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहा है ये सिर्फ टाइम ड्यूरेशन पे ही वैलिड रहेगा, इतने से इतने तक। हाँ, तो जैसे कोई भी रिलायंस मार्केट, बिग बाजार और इस सब में जैसे जाते हैं तो एक ऑफर रहता है ना, हाँ ये ऑफर इतना दिन के लिए वैलिड है, वैसे ही जैसे तो पहले ऐसे सीक्वेंस को मेंटेन किए कंडीशन टाइप में, फिर जाके इसमें मेंटेन रिकॉर्ड पे करे ना, कंडीशन रिकॉर्ड पे मेंटेन। हाँ, तो ये जो कंडीशन रिकॉर्ड है ये मास्टर डेटा है, ये ट्रांजैक्शन डेटा है, लेकिन एक्सेस सीक्वेंस बनाना, फिर कंडीशन टाइप के साथ एक्सेस सीक्वेंस का असाइनमेंट, वो सब कॉन्फ़िग है, ठीक है। वो वन टाइम है, हमेशा नहीं करना है जी सर। ये प्राइस मेंटेन जो है ये बीच बीच में करते रहना है। जैसे हम लोग बिग बाजार टोटल बाजार में जाते हैं तो आज कुछ प्राइस है तो कल कुछ और प्राइस होता है। या फिर हम लोग फ्लिपकार्ट में भी देखते हैं, आज एप्पल का आईफोन लॉन्च किया है तो आज इतना रुपया दाम है, या बिग बिलियन डे होता है तो बहुत सारा प्राइस जो है प्राइस घटा के बेचता है, तो वैलिडिटी रहता है। बिलियन डे कितना से कितना है तो 15 से 18, उस 15 से 18 में प्राइस को लोग कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर 15 से 18 तक, ठीक है। और फिर 19 से उसका प्राइस जो है नॉर्मल हो जाता है, हाल भर जो भी प्राइस रहता है वो 3 दिन के लिए प्राइस चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग वैलिडिटी के बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। ये जो प्राइस है सिर्फ इसी 3 दिन के लिए, ऐसा जैसे लोकल दुकान में भी होता है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कुछ बेचता है दिवाली के टाइम पे तो कैसे वो देता है। हाँ, उस समय कैसे वो लोग 3 दिन 4 दिन के लिए प्राइस चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जैसे वो दिन खत्म हो जाता फिर जाके आप बोलो तो सर वो तो ऑफर खत्म हो गया, दिन खत्म हो गया, ठीक है। चलो ऑर्डर बना। इसमें तो और खतरनाक होता है, जितना भी रिटेल बिजनेस है देख सकते हैं किसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हर दिन का घंटा में अचानक से स्पीकर में बोलेगा कि ये अभी से लेके शाम तक ये सब जापान में ज्यादा होता है। हाँ, दिन का छोड़ो घंटा के हिसाब से बोल दो। हाँ 1 घंटा के लिए इसमें ऑफर जी। है, अचानक से हाँ, बोल 1 दो। घंटा के लिए इसमें डी ऑफर है तो मार्ट आदमी वैसे ही करता है। हाँ, तो घंटा वाला भी रहता है। अचानक से घूमते भाई घूमते पूरा बोलने अनाउंसमेंट लगे। करेगा 1 घंटा के लिए इस प्रोडक्ट पे इतना % छूट। तो वो सब ये प्राइसिंग से ही मेंटेन किया जाता है। आया अचानक ऑटोमेटिक आया ना, 100 रुपये आया कि नहीं अचानक ऑटोमेटिक? डाले थे ऑटोमेटिक और एक बार डालना नहीं है, वो आएगा। तो अंदर अंदर से ओबी के में वाईपीआर 0 नहीं किया ना? नहीं वो भी के में किया था IPR हाँ, किया। आया था, इधर आया था फिर किया। ये कर लेते तो ठीक है, तो फिर प्राइसिंग क्यों नहीं आ रहा? चलो अभी एनालिसिस करते हैं। अभी ऑडिट बना
नहीं उसको रहने तो पिया जी, हमारा तो ऊपर वाला एरिया है ना। हाँ एक में स्टैंड लगा हुआ रहने दो, स्टैंडर्ड वाला। कभी कभी स्टैंडर्ड से ऑर्डर बना के किए है कि नहीं प्राइसिंग पोजीशन? स्टैंडर्ड में किए थे सर, MWST का एरर आ रहा था बार बार, मैंडेटरी था। तो क्या पहले किए थे तो ले नहीं रहा था, तो उसको मैंडेटरी से फिर हटा दिए थे, फिर पूरा ऑर्डर बिलिंग सब बन गया। नहीं, एक सेल्स एरिया में अपना, हाँ जैसे तुम्हारा 2 सेल्स एरिया ना, एक में तो तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सीख रहे हो सब चीजें, एक में स्टैंडर्ड वाला प्राइसिंग प्रोसीजर को डालो, और स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर को लेके सेल्स ऑर्डर बनाओ। उसमें देखो क्या क्या कंडीशन टाइप यूज किया है, उसके बेसिस में प्राइस डाल के कैलकुलेशन सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो सब देखो। उसमें फ्रेट, टैक्स, तो बहुत सारा कंडीशन टाइप है ना स्टैंडर्ड वाला, तो उसको लेके एक दिन बना के पूरा उसका हाँ जी कैलकुलेशन सर। करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब अंदर जाओ, कुछ डालना वाला नहीं है, ऑटोमेटिक आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे YPR 0 जो है वो आना चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है तो नीचे में एनालिसिस बटन है, उसमें जाएंगे। हाँ, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखो YPR 0 का एक फोल्डर है, उसमें क्लिक करो। उसके बाद उसका नीचे वाला में क्लिक करो तो बोल रहा है फील्ड फॉर एक्सेस JPR 010 मिसिंग, प्राइसिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बोल रहे हैं फील्ड फॉर एक्सेस JPR मिसिंग। अच्छा, तो उसमें क्या करना है, एक चीज करना हम लोग भूल गए, फिर से जाओ 20/07 में। खुला रहता है। हाँ, उस लाइन को सिलेक्ट करो, 10 and 4 वाला जो लाइन है उसको सिलेक्ट करो। फील्ड में लेफ्ट साइड वाला फील्ड फोल्डर में डबल क्लिक करो, इंटर करो। हाँ, ये आना चाहिए, और ये आने के बाद इसको अब सेव करो। ठीक है, एक्टिव नहीं हुआ था। हाँ एक्टिव नहीं हुआ तो बैक करो। अभी शुरू से ऑर्डर बनो। उसमें सिर्फ बाहर पे ही सर ये कर दिया था ना, इसी के लिए वो इफेक्ट नहीं हो रहा था वहाँ पे। फील्ड वाला फोल्डर में डबल क्लिक नहीं किया तो करना पड़ेगा उसको, नहीं तो एक्टिव नहीं होता। हाँ अभी आ रहा है। अभी आया। तो प्राइस अपने से आ गया क्वांटिटी 10 लिया तो 1000 आया। ठीक है, अभी अगर हमको जानना है ये क्यों आ रहा है 100 रुपया, क्या बेसिस में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस में जाएंगे और जो कंडीशन टाइप है उसका फोल्डर को खोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला फोल्डर में क्लिक करो। हाँ, अभी राइट साइड में देखो क्या बोल रहा है कि डिटेल ऑन कंडीशन टाइप YPR 0, कंडीशन टाइप YPR 0 मैसेज 208, कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड। ठीक है, और नीचे में दिखा रहा है एक्सेस नंबर कितना है, 10। तो 10 वाला एक्सेस सीक्वेंस में उसको क्या मिल रहा है, कंडीशन मिल रहा है। क्या कंडीशन रिकॉर्ड मिल रहा है, 100 U। अभी बैक करो, अभी एक नया मटेरियल डालो, बैक करो, नीचे में एक नया मटेरियल डालो, तो क्वांटिटी डालो। अभी फिर प्राइसिंग में जो इसका नहीं आ रहा है, अभी पता करेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है। एनालिसिस में जाओ, YPR 0 में तो क्या बता रहा है, कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग। अब नीचे वाले फोल्डर में क्लिक करो, तो क्या मिसिंग है बोल रहा है कि कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग है। ऊपर में क्या क्या मिसिंग है, फील्ड इन कंडीशन टेबल, फील्ड इन डॉक्यूमेंट, वैल्यू इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन TS01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल TC और रेफरेंस मेटेरियल 1445। ये तीन कॉम्बिनेशन के बेसिस में कोई कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, इसीलिए ये प्राइस नहीं आ रहा। तो रिकॉर्ड मेंटेन किया तो कहाँ से आएगा, मेंटेन रहेगा तो आएगा। वो जो एक्सेस सीक्वेंस में जो हम लोग ये किए थे ना, नहीं कंडीशन रिकॉर्ड पे हम लोग किए थे। हाँ, मेटेरियल के बेसिस पे जो मेंटेन किए हुआ,
हाँ जी वही वो आएगा। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो कैसे आएगा? नहीं आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? मैनुअली डाल देंगे। यहाँ बैक करो। अब यहाँ पे हम अपने से YPR 0 प्लस में जाके डाल देंगे। यहाँ पे डाल देंगे तो ग्रीन हो जाए। अभी फिर एनालिसिस में जो अभी देखो तो वो क्या बोल रहा है YPR 0 एंटर कंडीशन, मैनुअली। ठीक है। और नीचे में बोल रहा है कंडीशन कंडीशन इंटरमिन कोड इज मिसिंग। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है इसलिए कंडीशन रिकॉर्ड मिसिंग है बोल रहे हैं, बट किसी ने मैनुअली डाला है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो प्राइस आ रहा है, जो प्राइस दिख रहा है, वो किसी ने डाला है या वो कहीं से आ रहा है। या और एक तरीका है, बैक करो उसको। ये YPR 0 के ऊपर डबल क्लिक करो या नीचे में, हाँ नीचे में एक डिटेल बटन है देखो प्लस का बगल में, उस लाइन को सेलेक्ट करो और वो सबसे पहला वाला डिटेल बटन है, या तो डबल क्लिक करो या डिटेल में क्लिक करो, एक ही बात। ये वाला स्क्रीन आता है। ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशन क्लास तो B है, कंडीशन टाइप से आ रहा है, कैलकुलेशन टाइप C है, 20/06 से आ रहा है, कंडीशन कैटेगरी ब्लैंक है। कंडीशन कंट्रोल जो है ये बताता है कि ये प्राइस किसी ने डाला है कि क्या है। मैनुअली डाला गया C है। ठीक है। और कंडीशन ओरिजिन जो है कहाँ से आया है तो वो भी C है, मैनुअली इंटर किया है। एंड बगल में एक टिक लगा हुआ है कि चेंज्ड मैनुअली। ठीक है। और अकाउंट की क्या लगा हुआ है इसमें PR है। ठीक है। अभी बैक करो। अभी लाइन आइटम 1 में जाओ, पहला वाला लाइन आइटम में ऊपर में एरो बटन है ना ऊपर में, हाँ उसको यूज करो। वही है, वहाँ एरो बटन रहता है अंदर में, ये ऊपर से बैक बटन दबाने की जरूरत है। अंदर जाओ कंडीशन टैब में, अभी यहाँ पे YPR 0 में डबल क्लिक करो। देखो क्या क्या दिखा रहे हैं। Just for quantity variance. It's for quantity variance, automatic pricing. मतलब ये कंडीशन रिकॉर्ड से। ठीक है। अभी फिर बैक करो इसको, बैक करो। अभी YPR 0 को सिलेक्ट करो और नीचे कंडीशन रिकॉर्ड वाला बटन में दबाओ। तो ये कंडीशन रिकॉर्ड के थ्रू मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पे देखो पूरा डिटेल दे रहा है कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मेटेरियल के बेसिस में YPR 0 का वैल्यू डाला गया है 100 यूरो नीचे, और वैलिड क्या है 4 मार्च से 4 मार्च। पूरा डिटेल पता चलिए। बैक करो। अभी लाइन आइटम 2 में जाओ, बैक करो बैक। ये हाँ ये ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस कर दो, क्रॉस करो। लाइन आइटम 1 में जाओ, वो एरो बटन दबाओ ऊपर में, और तुम 1 में ही है, 2 में नहीं। अभी YPR 0 को सिलेक्ट करके कंडीशन रिकॉर्ड करो, कंडीशन रिकॉर्ड पहले सेलेक्ट करो इसको। क्या मैसेज दे रहा है नीचे में कि YPR 0 इज नॉट डिटरमाइंड। It's not determined. अच्छा 20/07 में तो साइन ही नहीं किया। नहीं YPR 0 यहाँ पे जो 100 रुपया है, ये 100 रुपया कहीं से ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, ये मैनुअली डाला गया मैनुअली। तो प्राइस मैनुअली डाला गया है या ऑटोमेटिक आ रहा है, तो देखने का कितना तरीका होगा? 3 तरीका। एक, इसको सेलेक्ट करके कंडीशन रिकॉर्ड करो। अगर ये बोल रहा है कि ये प्राइस जो है नॉट डिटरमाइंड यूजिंग कंडीशन रिकॉर्ड, मतलब ये मैनुअली डाला गया है।
अगर ये कंडीशन रिकॉर्ड के थ्रू आएगा तो ऑटोमेटिक कंडीशन वाला स्क्रीन खुल जाएगा, कंडीशन रिकॉर्ड वाला, तो देखने से समझ में आ जाएगा कि ये ऑटोमेटिक आ रहा है, जैसे लाइन आइटम 1 में है, ठीक है। या फिर उस कंडीशन में डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पे दिखाएगा कि मैनुअली इंटेंट किया गया है या ऑटोमेटिक प्राइसिंग के थ्रू आया है। और या फिर एनालिसिस में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि मैनुअली आया है या ऑटोमेटिक प्राइसिंग के थ्रू। 3 तरीका है पता करने का कि यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ रहा है या कोई डाटा है उसमें। याद रहे ना? जी सर। ठीक है। ये तो सिर्फ मटेरियल के बेसिस में हम लोग मेंटेन। अभी हमको जैसे हम लोग कोई दुकान में सामान बेच तो मटेरियल के बेसिस में हम प्राइस मेंटेन करते हैं, ठीक है। कोलगेट का दाम इतना होगा, चीनी का दाम इतना होगा, डालडा का दाम इतना होगा, ऐसे करके सारा चीज का दाम फिक्स कर दें, ठीक है। तो हम मटेरियल के बेसिस में कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करें, लेकिन उसमें भी कोई कस्टमर को हमको अच्छा रिलेशन है कुछ कस्टमर के साथ, तो वो लोग को हम 2-4 रुपये कम में देते हैं, उसको कैसे करेंगे? सेम मटेरियल है लेकिन कुछ कस्टमर्स के लिए नॉर्मल दाम है, कुछ कस्टमर्स के लिए दाम घटा देते हैं। जैसे 100 रुपया है मटेरियल, अभी यहीं पे जैसे ये कस्टमर कौन है? कस्टमर राम एंड मोहन है, तो राम एंड मोहन के साथ अच्छा रिलेशन, तो हम क्या करते हैं, राम एंड मोहन के लिए प्राइस जो है हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो अभी मटेरियल का दाम सबके लिए सेम है, लेकिन राम एंड मोहन के लिए हम दाम चेंज करते हैं, बाकी के लिए सेम ही रहेगा। तो उसको कैसे करेंगे? तो फिर वही 20/07 में जाएंगे, बैक करो, यहाँ पे एक नया 20 नंबर डालो और बगल में F4 करो, देखो कस्टमर मटेरियल का कौन सा टेबल है? 5 मिनट, 5। हाँ, इसको डालो 5 मिनट। अभी इसको सेलेक्ट करो, फिल्ड में डबल क्लिक करो, एंटर करो, बैक करो, ठीक है। अभी इसको सेव कर दो। अभी नीचे 1-1 करो, बैक करो, शुरू करो, बैक करो, हाँ ठीक है। अभी आ गया कस्टमर मटेरियल, एंटर करो, अभी वो राम मोहन का डाल दो इधर मटेरियल, वो कस्टमर डाल ऑटोमेटिक आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कस्टमर, क्योंकि अभी ऑर्डर उसी का बना था तो वहीं से ले लिया। इसको 90 रुपये करो, आज भर के लिए वैलिड कर दो इसको, सेव करो, अभी ऑर्डर बना, अंदर जाओ, प्राइसिंग ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, इसका जगह एनालिसिस में जाओ, एनालिसिस में वहाँ YPR 0 में जाओ, यहाँ पे एक टेन में 100 आ जाए, 30 में 90, कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड, और एक्सेस 10 में भी कंडीशन रिकॉर्ड फाउंड है, 20 में भी फाउंड है, दोनों में भी दो आ रहा है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि मटेरियल के बेसिस में भी प्राइस मेंटेन है और कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में भी प्राइस मेंटेन।
ठीक है, 20 में क्लिक करो। ठीक है, दोनों मेंटेन। इसीलिए वो क्या कर रहा है कि जो दूसरा वाला है उसको एक्टिव कर रहा है, पहला वाला को इनएक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला को प्रायोरिटी दे रहा है कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में। अभी बैक करो, फिर बैक करो, एक नया ऑर्डर बनाओ और कस्टमर दूसरा यूज करो। उसमें क्या आना चाहिए, प्राइस 100 आना चाहिए। सेम कस्टमर में भी दूसरा मटेरियल यूज करने से हो जाएगा। देखो इसमें तो 100 आ रहा है। तो 100 और 90 दोनों आ जाएगा ना, नहीं, लेकिन एक तो एक्टिव दिखेगा, एक तो इनएक्टिव दिखेगा। प्रीडिटरमाइन। मटेरियल दूसरा करना है। इसमें नहीं आ रहा। कुछ नहीं है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस मटेरियल का ना तो मटेरियल के बेसिस में प्राइस मेंटेन है और ना ही कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में प्राइस। कस्टमर दोनों कॉम्बिनेशन मिसमैच हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैनुअल डाला कोई सब्जेक्ट कोई फायदा नहीं, रिकॉर्ड से थोड़ी है। अब एक चीज करना है कि जैसे दोनों कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं, मटेरियल के बेसिस में भी प्राइस मेंटेन है, कंडीशन और कस्टमर मटेरियल के बेसिस में भी प्राइस मेंटेन है। तो एक YPR 0 येलो होके 100 आ रहा है, एक YPR 0 ग्रीन होके 90 आ रहा है। तो एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गलत चीज को रोकने के लिए हम लोग को वहाँ पे एक टिक है /07 एक्सक्लूसिव कर वो लगाएगा। ये अगर पहला कंडीशन मैच कर जाएगा तो दूसरा में जाएगा ही नहीं, तो दोनों को टिक लगाएगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन काम करेगा। जो नहीं, ये काम करेगा क्योंकि इसको प्रायोरिटी दे रहा है, तो ये अगर काम किया तो इस पे नहीं जाएगा वो। अभी देखो ऑर्डर बना के देखो कि दोनों में से कोई एक काम करना चाहिए। तो एक्सेस सीक्वेंस के हिसाब से अगर वो चेक करेगा तो पहले चेक करेगा मटेरियल कि मटेरियल के बेसिस में प्राइस मेंटेन है। जब उसको मटेरियल के बेसिस में मिलेगा तो वो कस्टमर मटेरियल को खोजने जाएगा ही। तो आंसर इसका हमेशा 100 ही आएगा। 100 बस शुरू से बना दिया जिले। अभी हम लोग क्या करते हैं, दो कॉम्बिनेशन मेंटेन किया, दोनों में एक्सक्लूसिव लगाते हैं। मतलब है कि पहले जो 10 नंबर पे कौन है मटेरियल, 20 में है कस्टमर मटेरियल। वो पहले देखेगा कि मटेरियल के बेसिस में मेंटेन है कि नहीं। अगर मेंटेन है तो कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में झांकने भी नहीं जाएगा। अगर मटेरियल के बेसिस में मेंटेन नहीं है तब वो कस्टमर और मटेरियल में झांकने जाएगा, तो वहाँ भी मेंटेन है कि मतलब उसमें तो फिर जाके ये ला क्या मटेरियल का बेस पे ये पकड़ रहा है। हिसाब से चल रहा है। हाँ, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके वो चल रहा है। तो इस केस में जैसा अभी हम लोग मेंटेन किए वो 90 आंसर कभी भी नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि ऐसा मटेरियल के बेसिस में उसको मिलना ही मिलना। अगर फर्स्ट अगर हिट कर जा रहा है तो वो सेकंड में नहीं जाएगा। सेकंड में नहीं जाएगा। अभी अगर तुम एक नया ऑर्डर बनाओ जिसमें इसी में अगर मान लो एक नया ऐड करते हो नया मटेरियल को, तो क्या होगा उसमें? अगर एक काम करो, बैक करो, ठीक है। ये क्या है 1444 का 100 रुपीज डाले हो ना। ये 1445 का एक कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर दो।
मटेरियल के बेसिस पे ठीक है बैक करो रियल सिर्फ के बेसिस मटेरियल हाई उसकी प्राइस डाल दो 4 तारीख के लिए वैलिड कर दो ठीक है अभी ऑर्डर करो तो जो पहला वाला मेंटेन था 1,444 उसका मेंटेन में भी मेंटेन थी कस्टमर में भी मेंटेन अभी दूसरा वाला मेंटेन सिर्फ मेटेरियल के बेसिस में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इसका कस्टमर के बेसिस में नहीं है ठीक है अब दोनों मेटेरियल पर डालो सेल्स ऑर्डर क्या आंसर आ रहा 80 और 100 है 80 और 100 ठीक है तो पहला वाला मेटेरियल के बेसिस में आ रहा है और दूसरा वाला में वो भी मटेरियल के ही बेसिस में कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में जा ही नहीं पा रहे क्योंकि मटेरियल के बेसिस में मेंटेन है अगर मटेरियल के बेसिस में मेंटेन नहीं रहता अभी डीके 1-2 करो चेंज में जाओ उसी हाँ इसको चेंज करो मेनू से और 1444 कर दो ये 2 में डालने की जरूरत नहीं इसे 1 में डाल इसको डिलीट कर दो सिलेक्ट करो उसको लाइन को नीचे में डिलीट है उसको दबा सेव करो हाँ डिलीशन फ्लैग लगता है डिलीट नहीं लगता अभी फिर से ऑर्डर करना अब क्या आना चाहिए फिर 1,444 में 90 रुपया आना कस्टमर या मटेरियल के हिसाब हाँ हाँ कस्टमर मटेरियल के हिसाब से आना चाहिए क्योंकि मटेरियल वाला रिकॉर्ड तो 90 रुपया आ रहा है 90 ठीक है और 1,445 डालेंगे तो उसमें 80 रुपया आएगा मटेरियल के बेसिस ठीक है तो सीक्वेंसिंग को हमको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा अगर पहला कॉम्बिनेशन मटेरियल का है तो वो तो कभी भी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जाएगा ही नहीं अगर उसको मिल जाएगा ठीक है ना तो इसलिए हम लोग को सीक्वेंस में ना उल्टा लिखना पड़ेगा तो अभी उसमें जाओ एक्सेस सीक्वेंस में जाओ 20 को 10 में डाल दो और 10 को 20 में डालो तो जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा उसको पहले डालेंगे और जितना कम कॉम्बिनेशन होगा उसको नीचे में डालेंगे तो पोजीशन चेंज कर दो तुम जैसे एक एग्जांपल बताते हैं एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं और कोई मास्टर आया वहां पे और आके बोला कि जितना भी स्टूडेंट है उनमें से जिसका रंग जितने भी स्टूडेंट है मान लो कोई यूनिफॉर्म नहीं है क्लास में सब कोई रंग बिरंगी सब कपड़ा पहनते हैं तो उसमें से एक मास्टर आया और आके बोला कि क्लास में जितना बच्चा ब्लैक कलर का पैंट पहना होगा और साथ ही साथ जिसका शर्ट का कलर व्हाइट है ठीक है वो लोग बाहर निकल गए तो 2 कॉम्बिनेशन हो गया तो 40 बच्चे के 20 लोग निकल जाएंगे अगर और ज्यादा कॉम्बिनेशन दे देंगे कि पैंट का कलर ब्लैक शर्ट का कलर व्हाइट एंड शू का कलर ब्लैक है तो वो लोग बाहर निकल आता तो हो सकता है कि 10 लड़का पहन के आया होगा वैसा कॉम्बिनेशन या 3 लड़का पहन के आया होगा और अगर हम
क्लास में बोलेंगे कि जिसका जिसका सर का कलर, जिसका जिसका सर का बाल का कलर ब्लैक है तो सब बाहर आ जाएगा, सबकी तो सब आ जाएगा बाहर, हाँ तो सबका बाल का कलर तो ब्लैक है। तो कहने का मतलब है अगर हमको किसी पर्टिकुलर चीज को फिल्टर करना है या निकालना है, तो जब हम ज्यादा कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो एक्सेस सीक्वेंस में वो स्टेप नंबर 10 में रहना चाहिए। उससे कम कॉम्बिनेशन है तो 20 में, उससे कम कॉम्बिनेशन है तो 30 में, उससे कम कॉम्बिनेशन है तो 40 में, उससे कम कॉम्बिनेशन तो 40 50 में। तो जैसे पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड हाँ जी सर पिरामिड में क्या होता है, नीचे बेस चौड़ा होता है और उसका जो टॉप होता है वो घटते हुए जाता है। तो एक्सेस सीक्वेंस में हमेशा उसका उल्टा करना है, पिरामिड को उल्टा कर देना। तो सबसे पहले ऊपर में क्या होगा, बेस में ज्यादा होगा और उसका टॉप जो है उसमें घटते रहे। हाँ तो अभी अभी क्या चीज में एक्सक्लूसिव कर दे दोनों। एक्सक्लूसिव लगा, तो कस्टमर और मेटेरियल के बेसिस में तो रिकॉर्ड मेरा मेंटेन है, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आना चाहिए। ये किसके बेसिस में है? ये 90 मेटेरियल के ये बेसिस में। कस्टमर ये कस्टमर मटेरियल के बीच का है। एक्सक्लूसिव नहीं नहीं, उसका उसका ये एनालिसिस करो, उसका एनालिसिस में जाकर देखो किसके बेसिस में। टेन के बेसिस में, कस्टमर मटेरियल के बेसिस में, ठीक है। और पहला ही वाला एक्सेस सीक्वेंस उसको मैच कर गया कॉम्बिनेशन, तो 20 में झांकने भी नहीं गए, इसीलिए 20 में क्या लिखा है, एक्सेस हैव नॉट बीन प्रीवियस एक्सेस। अगर दोनों कॉम्बिनेशन में मेंटेन रहता, या फिर अगर अभी जैसे कस्टमर मटेरियल के बेसिस में भी मेंटेन है और अगर मटेरियल के बेसिस में भी मेंटेन रहता, तो अगर कस्टमर कॉम्बिनेशन उसको नहीं मिलता तब वो मटेरियल में जाके खोजता कि मेंटेन नहीं, लेकिन उसको तो पहले ही मिल जा रहा कस्टमर। तो जैसे मेरे दुकान में मटेरियल का दाम सबके लिए बराबर है, लेकिन उसमें से राहुल का प्राइस अलग है, सुरजित का प्राइस अलग है, तो हमको अलग से तो मेंटेन करना होगा। और वो किसके ऊपर होना चाहिए, मटेरियल के ऊपर होना चाहिए, तब ना उसके लिए अलग से प्राइस लगेगा। अगर हम कस्टमर मटेरियल को मटेरियल के नीचे रखेंगे तो कस्टमर मटेरियल तक तो पहुंचेगा ही नहीं कभी, क्योंकि मटेरियल का प्राइस पहले मिल जाएगा उसको। हाँ जब सर्च करेगा तो अगर मटेरियल का प्राइस पहले ही मिल जाएगा तो कस्टमर मटेरियल तक तो जाएगा ही नहीं। तो सही है ना। हाँ जी सर। तो अगर कस्टमर मटेरियल और मटेरियल दोनों पे अगर हम मेंटेन करेंगे भी ना, तो इस कस्टमर और इस मटेरियल का कभी भी प्राइस मटेरियल लेवल पे लेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर मटेरियल पहले लगा हुआ। और जो कि सही है कि कस्टमर और मटेरियल के बेसिस में अगर हम प्राइस डाल रहे हैं तो वही प्राइस आना चाहिए। अच्छा, डिलीटेशन फ्लैग को में जाओ तो सेम सिलेक्शन करके डाल के रन करो, और या फिर नया रिकॉर्ड बना दो। डिलीशन फ्लैग लग गया मतलब वो मर गया, नया रिकॉर्ड बना सकते। तो सेम मटेरियल का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसी मटेरियल का दोबारा फिर नया रिकॉर्ड उसी कॉम्बिनेशन पे बना सकते। और अगर तुम चाहते हो कि वैसा नहीं करना है, हमको डिलीशन फ्लैग को हटा देना है, तो वो भी कर सकते हो। तो VK 12 में जाके करना है। अभी तो 1 2 में
कहाँ स्क्रीन शेयर करो। हाँ किसमें मेंटेन था? मटेरियल पे था ना? मटेरियल पे ही हाँ मटेरियल पे हाँ ही है ना, और सेलेक्ट करो उसको या डबल क्लिक कर दो उसको। हाँ नहीं नहीं, बैक करो, सेलेक्ट करो उसको, और ऊपर में मैग्नीफायर ग्लास है ना ऊपर में, हाँ, और नीचे देखो डिलीशन इंडिकेटर लगा हुआ, उसको हटा दो। हाँ ऐसे करके भी कर सकते हैं, या VK11 से नया रिकॉर्ड भी बनाने से बन जाता है। अच्छा तो कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, इसमें एक बार और प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस ना करना तो पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा। हाँ। हाँ जी सर। तो ठीक है तो क्या करना है आप लोग को, एक एक्सेस सीक्वेंस बनाना है, उसको अपना कोई भी कंडीशन टाइप जिसके लिए आप बना रहे हैं उसमें उसको असाइन कर देना है, और एक्सेस सीक्वेंस में ऐसे दो टेबल लेके फिलहाल अभी बनाइए, एक मटेरियल और एक कस्टमर मटेरियल, और उसके बाद अलग अलग मटेरियल कोड को सेल्स ऑर्डर में डाल के चेक करिए कि कब प्राइस आ रहा है कब नहीं आ रहा है, कैसे करके मेंटेन करने से कौन सा प्राइस आना चाहिए, क्या सही में वो प्राइस आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके टेस्ट करिए। ठीक है, तो पहले एक कंडीशन पे करिए, फिर उसके बाद जो फ्रेट में करिए, पैकिंग चार्ज में करिए, लोडिंग चार्ज में करिए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग सभी कंडीशन करिए, जिसमें जिसमें ऑटोमेटिक प्राइसिंग चाहिए उसमें उसमें उसको करिए, और जिसमें मैनुअल चाहिए उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें एक्सेस सीक्वेंस नहीं रहेगा। और एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन करने का तरीका क्या है? उल्टा पिरामिड, याद रहेगा ना? हाँ जी सर। पिरामिड को उल्टा कर देना। जैसे कि ऐसे सीक्वेंस में जैसे कस्टमर मटेरियल पे जाके उसके नीचे और क्या क्या आएगा वैसा कुछ भी हो सकता है, जैसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है सेल्स और प्लस मटेरियल प्लस कस्टमर, बना हुआ है उसके बाद वाला हो सकता है मटेरियल प्लस कस्टमर, इतना भी ले सकते उसके बाद वाला हो सकता है सिर्फ मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है सबसे ऊपर में सेल्स और प्लस प्लांट प्लस मटेरियल प्लस कस्टमर, फिर उसके बाद वाला खाली कस्टमर और प्लांट और मटेरियल, उसके बाद वाला प्लांट एंड मटेरियल, उसके बाद वाला ओनली मटेरियल, कैसे भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की पार्टी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, जैसे हम बोले ना कि एक क्लास में से हमको जैसे अच्छा लड़का निकालना है या बदमाश लड़का निकालना है, अगर हम बोलेंगे कि जिसका पैंट का कलर ब्लू है सब निकल जाए, तो सबका कलर ब्लू रहेगा तो सब निकल जाएगा, हमको सबको नहीं निकालना है, कुछ फिक्स को निकालना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, पैंट का कलर ये, शर्ट का कलर ये, बाल का कलर ये, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और एक्सक्लूसिव लगाने से क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन मैच कर जाएगा उसके बाद वाला कॉम्बिनेशन वो सर्च करने जाएगा ही नहीं, तो कस्टमर मटेरियल वाला में टिक लगा देंगे तो मटेरियल वाला में झांकने जाएगा नहीं, लेकिन अगर मटेरियल के नीचे कुछ नहीं है तो उस एक्सक्लूसिव में लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके नीचे अगर कुछ रहेगा तो लगा सकते। सर अगर एक्सक्लूसिव में खाली कस्टमर मटेरियल पे लगाएंगे तो सिर्फ उसी पे पहले देखेगा। हाँ, उसी पे देखेगा, और नहीं मिलेगा तो मटेरियल में जाएगा, अगर मिल जाएगा तो नहीं जाएगा। और मटेरियल में अगर लगाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मटेरियल के नीचे तो कोई है ही नहीं थर्ड कॉम्बिनेशन। हाँ तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है तो आगे जाके मत जाकर जगह पर, जैसे 4 घर है, 4 घर में से अगर पहले ही घर में नहीं रखते हैं तो बाकी 3 घर में क्या जरूरत? जी सर। ठीक है ना? किसी को अगर आप खोज रहे हैं 4 घर में खोजने को, तो पहले ही घर में अगर मिल जा रहा है तो बाकी 3 घर में खोजने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। तो वही है एक्सक्लूसिव।
हाँ, अगर पहला में नहीं मिला तो जाओ दूसरा में ढूंढो, दूसरा में नहीं मिला तो तीसरा में ढूंढो, तीसरा में नहीं मिला तो चौथा में ढूंढो, चौथा में तो मिल ही जाए। जी सर। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक। तो कहाँ पे ढूंढना है ना? और अगर नहीं लगाएंगे तो सब में ढूंढते हुए जाएगा, हर दरवाजे में खोलेगा और बोलेगा ये है क्या पूछता रहेगा। जैसे दोनों में खोजा, दोनों में मिल गया उसको, तो YPF0 पहला वाला इनएक्टिव हो गया, दूसरा वाला एक्टिव हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक्सक्लूसिव लगाना चाहिए, सब में खोजने का कोई मतलब नहीं है। पहला मिल गया तो उसी में खोज रहे। ठीक है। इसको बढ़िया से टेस्ट करिए, हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे, है ना? हाँ ठीक है सर। इस कंडीशन में ऑटोमेटिक प्राइसिंग लगाना है, उसमें एक्सेस सीक्वेंस बना के असाइनमेंट करके उसको टेस्ट करिए, प्राइस ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक प्राइस लगाने से मेहनत कम हो जाता है, मैनुअल एंट्री नहीं करना पड़ता है, गलती होने का चांसेस कम रहता है। सिस्टम को जैसे बताएंगे वैसे ही प्राइस लिखा है। मैनुअल होने से क्या है, आदमी 10 की जगह 20 लिख सकता है, 20 की जगह 10 लिख सकता है। ठीक है। और जिस कंडीशन में ऑटोमेटिक प्राइसिंग आ रहा है, जैसे 100 रुपया 80 रुपया आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हाथ से चेंज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्राइसिंग सिस्टम लेके तो आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं देंगे इसको 80 रुपये में, ये कस्टमर ठीक नहीं है, उसको 100 ही में देंगे, तो मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं उसको। जी सर। पहले सिस्टम 80 लेके आ रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर बनाने से। ठीक है। ठीक है। इसको टेस्ट करिए, बाकी पे डिटेल में और आगे बात करेंगे। ठीक है।